बच्चों, ब्रिलियंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल हमने हमारा चैप्टर केमिस्ट्री का जो 10th क्लास का है वो स्टार्ट किया था। हमारे चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। कल हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने तक कर लिया था, यानी कि जो हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हमने संतुलित किया था, तब जाके उसका नाम हो गया था संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो आज हम उसी के अंदर थोड़ा सा कुछ आगे पढ़ेंगे और उसी में एक टॉपिक है हमारा द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम इसके बारे में भी जानेंगे। फिर इसके आगे हम हिट एंड ट्रायल विधि देखेंगे। हिट एंड ट्रायल विधि जिसमें क्या किया जाएगा, रासायनिक जो समीकरण है उनको संतुलित किया जाएगा। आखिर जो उसको संतुलित करने के चरण हैं उनके बारे में बात की जाएगी। तो आज हमारी जो आगे चलेगा उसके लिए हम देखते हैं। ठीक है, हमारा अध्याय है फर्स्ट। हमारा अध्याय है फर्स्ट जिसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर हम बात करें, कल हमने कहाँ तक किया था, संतुलित रासायनिक समीकरण तक। और हमारी जो लास्ट की रिएक्शन थी वो हमारी थी मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया। मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया किसके साथ करवाई थी, ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन इसमें हमने देखा कि इधर जो मैग्नीशियम परमाणुओं की संख्या है वो कितनी है, 1, और इधर कितनी है, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया में जो मैग्नीशियम परमाणु है उसकी संख्या तो दोनों तरफ क्या है, बैलेंस है। लेकिन अगर हम देखें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या तो इधर कितनी है, 2 है, इधर कितनी है, 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे। इधर क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे। लेकिन जैसे ही हम इधर 2 से गुणा करेंगे तो अब जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम अनबैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर हो गए मैग्नीशियम परमाणु की संख्या 2, लेकिन इधर कितनी है, 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से गुणा करेंगे। शायद कल हमने ये 2 लगाना भूल गए थे, तो ये वाली गलती आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर अब हम देखें तो इधर हो गई मैग्नीशियम परमाणुओं की संख्या 2 और इधर हो गई 2। इधर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या हो गई कितनी, 2, और इधर कितनी हो गई, 2। ठीक है, 2 कैसे हुई, देखिए 2 है मल्टीप्लाई में और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है 1। ठीक है, तो टोटल कितनी हुई, 2। इधर मैग्नीशियम भी मल्टीप्लाई में है तो मैग्नीशियम का कितना है, 1, मल्टीप्लाई कितने से, 2 से, तो कितने हुए, 2। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने हो गए, 2। अगर हम देखें तो बैलेंस है या नहीं, तो इसके लिए अगर हम देखें तो इधर टोटल कितना हो गया, 2 + 2, और इधर कितना हो जाएगा, 2 + 2, तो ये कितना हुआ, 4। इधर भी कितना है, 4। यही आएगा हमारे द्रव्यमान संरक्षण के नियम में। तो अब हम बात करेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि ना तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब द्रव्यमान को केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। अगर हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया के दौरान अभिकारक में उपस्थित जो तत्वों के परमाणु होंगे, ठीक है, जो परमाणु होंगे उनका जो कुल द्रव्यमान होगा वो रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न हो जाने के बाद जो हमें उत्पाद प्राप्त होंगे उसमें उपस्थित जो परमाणु होंगे उनके कुल द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। यही क्या है हमारे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर हम इसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए जो हमारे संतुलित रासायनिक समीकरण है वो किसके ऊपर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण किसके ऊपर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर।
संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। जो हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है वो किसके ऊपर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। अब बात आती है कि ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये हमें क्या बताता है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार क्या है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात द्रव्यमान को केवल एक रूप से दूसरे रूप में या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसी बात को अगर हम रासायनिक अभिक्रिया में और अधिक स्पष्ट तरीके से देखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं इसे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में उपस्थित परमाणुओं का कुल द्रव्यमान प्राप्त होने वाले उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात अगर हम देखना चाहें तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम दो तरीके से बता सकते हैं, जो कि ये तो सामान्य तरीका है, दूसरा हमने रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को लेकर बताया है। इसमें हमने बताया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है, जिसमें अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है, अर्थात इसका मतलब ये है कि हम द्रव्यमान को बाहर से किसी भी अन्य प्रकार से नहीं बना सकते। अभिक्रिया के दौरान जो द्रव्यमान होगा वो वैसा का वैसा ही बना रहेगा।
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही हम उसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है, न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। केवल द्रव्यमान को केवल क्या कर सकते हैं हम, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। हो सकता है कि हमारे पास में जो अभिकारक है उसकी अवस्था क्या हो, ठोस हो, लेकिन जैसे ही उत्पाद प्राप्त होता है तो हो सकता है कि वो हमें गैस रूप में प्राप्त हो। किस रूप में, गैस रूप में प्राप्त हो। लेकिन जो गैस प्राप्त होगी उसका कुल द्रव्यमान और जो हमारे पास में ठोस होगा उसका कुल द्रव्यमान कैसा होगा, बराबर होगा। और इसी बात को हमने अभिकारकों और उत्पाद के रूप में बताया है। इसमें हमने क्या बताया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में उपस्थित परमाणुओं का कुल द्रव्यमान और प्राप्त होने वाले जो उत्पाद है उसमें उपस्थित परमाणुओं के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होगा, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर, ठीक है। तो इस बात को हम समीकरण के द्वारा भी देखेंगे। इसके लिए आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे समीकरण बताते हैं। तो आप सभी ने यहाँ तक उतार लिया होगा, मुझे आशा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार अभिकारकों का द्रव्यमान प्राप्त होने वाले उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक समीकरण की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, हम एक समीकरण की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें समीकरण की, ठीक है, तो देखिए अगर हम संतुलित रासायनिक समीकरण की बात करें, ठीक है, कैसा समीकरण होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कैसा होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित रासायनिक समीकरण देखें तो हम ले सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या मिलेगा हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ऑक्सीजन को पहले संतुलित कर दिया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो, अब ये क्या हमारे पास में बैलेंस है। बात करेंगे हम यहाँ पे द्रव्यमान की, और आपको पता ही होगा कि परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान, इन दोनों की बातें हम यहाँ करेंगे। अगर हम यहाँ इधर देखें तो ये दोनों ही क्या है, हमारे अभिकारक, क्या है, ये दोनों ही अभिकारक। और ये हमें क्या मिलेगा, उत्पाद, क्या है ये हमारा उत्पाद। अगर हम इधर बात करें तो हमारे पास में मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 12 का डबल, कितना होगा, 24। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, उन दोनों का योग ही क्या होता है, उस परमाणु का द्रव्यमान होता है। क्या होता है, उस परमाणु का द्रव्यमान। अर्थात अगर हमारे पास में कोई भी परमाणु है तो उसके नाभिक में जितने भी प्रोटॉन उपस्थित है उतनी ही संख्या में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों का योग ही क्या होगा, उस परमाणु का द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, इसका मतलब उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है, 12 है। तो अगर 12 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12 होंगे, तो टोटल कितने हो गए, 24। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 2, इसीलिए अगर हम देखें तो क्या हो गया, 2 mg। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका द्रव्यमान, 2 × 24 कितना हुआ, 48, मतलब 48। और अगर हम बात करें इधर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लिए हमें पता है कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक है। अगर इसका परमाणु क्रमांक 8 है
तो इसका मतलब इसके प्रोटोनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अगर 8 प्रोटोन है तो न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, 8 होंगे। तो टोटल कितना हुआ, 16। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है कितना हो गया, 16 हो गया। कितना हो गया, 16। लेकिन अगर बात करें ऑक्सीजन के परमाणु तो यहाँ पे कितनी संख्या है, 2 है। कितनी है, 2 है। तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, 2 × 16 कितना हो गया, 32। तो अगर हम अभिकारकों का कुल द्रव्यमान देखें तो कितना हो गया हमारे पास में, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना हो गया, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान 48 हो गया और दूसरा 32। 48 + 32 टोटल कितना हुआ हमारे पास में, 80। कितना हुआ, 80। अब हम बात करेंगे उत्पाद की, ठीक है। अगर ये उत्पाद है तो देखो 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, MgO, ठीक है। क्या हमारे पास में, MgO। तो 2 मल्टीप्लाई में बाहर रह गया। Mg का एक का कितना है, 24। कितना है, 24, ठीक है। और ये प्लस में ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, अगर एक परमाणु है तो उसका कितना होगा द्रव्यमान, 16। कितना होगा, 16, ठीक है। अगर हम इन दोनों को योग करेंगे, इनका क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 24 और 6 30, 30 और 10 40। कितना हुआ, 40। और बाहर कितना है, 2। तो कितना हो गया टोटल, 80। तो अब हमने देखा ये किसका द्रव्यमान है हमारे पास में, उत्पाद का द्रव्यमान, उत्पाद का कुल द्रव्यमान। क्या ये उत्पाद का कुल द्रव्यमान। तो अगर हम देखें तो हमें पता चला कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक है उसमें उपस्थित जो परमाणु है उनका कुल द्रव्यमान, प्राप्त होने वाले जो उत्पाद है उसमें उपस्थित जो परमाणु है उनके कुल द्रव्यमानों के योग उसके बराबर होता है। इधर भी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना है, 80, और इधर उत्पादों का कुल द्रव्यमान कितना है, 80। तो इस प्रकार हम देखें तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें यह कहता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान प्राप्त होने वाले उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने जो बात बताई थी डेफिनेशन के तौर पे उसको हमने किस रूप में लिख दिया, समीकरण के रूप में। तो आप अब इसे उतार सकते हो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आपने यहाँ तक उतार लिया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसका जो समीकरण प्राप्त होता है उसका जो कुल द्रव्यमान देखा जाए, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होगा, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर। लेकिन हमने डायरेक्ट ये तो बता दिया कि संतुलित रासायनिक समीकरण ये है और इसमें हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ऐसा, ठीक है। लेकिन इसके भी कुछ स्टेप्स होते होंगे, ठीक है, चरण होते होंगे। तो वो चरण कौन कौन से, ठीक है। तो इसके लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है, एक विधि यूज़ की जाती है। उस विधि का नाम होता है हिट एंड ट्रायल विधि। क्या नाम होता है, हिट एंड ट्रायल विधि। इस विधि के द्वारा जो भी हमें समीकरण दिया हुआ होता है, जो भी हमें रासायनिक समीकरण दिया हुआ होता है उसे क्या करेंगे, हम संतुलित करेंगे। तो इस विधि के लिए जो चरण दिए हुए हैं वो 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। तो उसमें अगर हम पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में यह बताया जाता है कि जो हमें रासायनिक समीकरण दिया हुआ है उस रासायनिक समीकरण में उपस्थित उस यौगिकों को चुनते हैं, उस यौगिक को
चुनते हैं जिसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा चरण है वो हमें यह बताता है कि उसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन परमाणु है उनकी संख्या की गणना करते हैं। ठीक है, उसके बाद में किसका चयन करेंगे हम? ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ठीक है, किसको चयन करेंगे हम? ऑक्सीजन को। उसके बाद में जो रासायनिक समीकरण है उसमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन के बाद में किसको करेंगे? हाइड्रोजन को। और जो चौथा चरण है उसमें हम जो भी बचे हुए अन्य परमाणु हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा उनको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो हम उन चारों चरणों को यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो क्या करेंगे? हम जो समीकरण दिया हुआ है रासायनिक समीकरण उसको क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इस विधि द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। और इसे संतुलित करने के लिए कुछ चरण दिए हुए हैं। अतः इसके निम्न चरण हैं। अतः इस विधि के क्या होंगे? निम्न चरण हैं। तो कौन कौन से चरण हैं हम उनकी बात करेंगे। अगर हम पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में हम क्या करेंगे? जो हमें रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है या फिर हमें रासायनिक समीकरण जो दिया हुआ है उसमें उस यौगिक का चयन करेंगे जिसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? उस यौगिक का चयन करेंगे। उस यौगिक का चयन करेंगे। उस यौगिक का चयन करेंगे जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे ही हम उस यौगिक का चयन कर लेंगे तो उसके बाद में हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? हम ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या संतुलित हो जाएगी तो उसके बाद में तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को संतुलित करेंगे। यह हमारा तीसरा चरण है। ठीक है, इसके बाद में चौथा जो चरण होगा, इस चरण में हम जो भी बचे हुए अन्य परमाणु हैं उनकी संख्या को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। ठीक है, हमने ऑक्सीजन देख लिया, हाइड्रोजन देख लिया। ठीक है, इसके बाद में
क्या करेंगे, शेष बचे हुए, क्या करेंगे, शेष बचे हुए अन्य परमाणुओं की संख्या, अन्य परमाणुओं की संख्या को संतुलित करेंगे। अन्य परमाणुओं की संख्या को संतुलित करेंगे, अर्थात जो भी हमारे पास में रासायनिक समीकरण होगा उसको संतुलित करने के लिए हमें इन 4 चरणों का यूज करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, इन 4 चरणों का यूज करना होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं जो आपको समीकरण दूंगा उसको आपको संतुलित करते हुए बताएंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। It's 8:20 p.m. तो आप सभी ने उतार लिया होगा। ठीक है, अब हम समीकरण की बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम समीकरण देखते हैं। अगर हम देखें तो अगर हम एक रिएक्शन लेते हैं, ठीक है, क्या लेंगे, एक रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में फेरस है, इसे क्या बोलते हैं हम, फेरस। ठीक है, फेरस जिसे हम आयरन भी कहते हैं। अगर हम इस आयरन की अभिक्रिया जल वाष्प के साथ करवाते हैं, किसके साथ, जल वाष्प के साथ, इसका मतलब H2। ठीक है, ये क्या हमारे पास में, जल वाष्प। जैसे ही ये जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड। क्या मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4। ठीक है, यह हमें मिल गया फेरिक ऑक्साइड, और साथ में क्या निकल जाएगा यहाँ से, हाइड्रोजन गैस। क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये दी गई इक्वेशन, ये जो समीकरण है, क्या ये संतुलित है, तो अगर हम देखें तो इसमें संतुलित हमें नहीं दिखाई देती। तो इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कितने से मल्टीप्लाई करना है ये अब हम आगे देखते हैं। तो देखो, जो समीकरण दी हुई है उसको संतुलित करने के लिए हमने कुछ चरणों की बात की थी। तो चरण में सबसे पहले क्या था, उस यौगिक का चयन करना है जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा हो। तो इसमें कौन सा यौगिक है हमारे पास में, फेरिक ऑक्साइड। क्या है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। अगर हम फेरिक ऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, Fe3O4। Fe3O4 अगर हम यहाँ पे जैसे ही इस यौगिक का चयन करते हैं तो उसके बाद में सेकंड चरण क्या था हमारा, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को बैलेंस करना। ठीक है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को बैलेंस करना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4, और हमारे अभिकारकों में देखा जाए तो क्या दिया हुआ है, जल। तो यहाँ पे कितने परमाणु हैं ऑक्सीजन के, 1। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसे 4 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में कितने हो गए, यहाँ से 4 ऑक्सीजन। कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद में हाइड्रोजन के परमाणुओं की। ठीक है, तो अगर हम इधर देखें तो इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, लेकिन इधर कितने हैं, 4। अगर हम इधर बात करें तो हमारे पास है H2O। तो इधर कितने हो गए, 4 × 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन। कितने हो गए, 8। लेकिन इधर कितने हैं, 2। कितने हैं यहाँ पे, H2 बराबर 2 हाइड्रोजन। इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 8 है, इधर 2 है, कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 से। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन परमाणु। कितने हो जाएंगे, 8 हाइड्रोजन परमाणु। तो क्या करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। इधर देखें तो 4 ऑक्सीजन और 8 हाइड्रोजन। बचा क्या हमारे पास में अब, फेरस। और हमने ये लिखा था चौथे चरण में कि जो शेष अन्य परमाणु है उनको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने हैं फेरस के, 1, इधर कितना है 3। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फेरस इधर 1 है, इधर 3 है। बैलेंस करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इधर क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई। तो अगर हम इस तरह देखें तो अब दी हुई समीकरण क्या है, संतुलित है। तो ये समीकरण क्या कहलाएगी, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो ये हमारी हिट एंड ट्रायल विधि है। इसके आगे जो भी अब लेक्चरर आएगा उसमें हम अच्छे से और आगे बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे कल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक जितना करवा दिया उसे नोट कर लेना, उसे अच्छे से रिवाइज कर लेना। हमारे वीडियो आपको बार बार यानी कि रोज़ाना मिलते रहे, इसके लिए आप जो ब्रिलियंस एकेडमी चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। इसके लिए आप ऑल के बटन को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के लिए मिल जाएंगे। और हमारे चैनल को बार बार देखें और लाइक करते रहें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।